हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 11 अक्टूबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, और सभी वीडियोज की पीडीएफ फाइल और क्विज बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, हाल ही में चर्चे में रहे एयर इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो वो थे JRD टाटा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे कमजोर पासपोर्ट है अफगानिस्तान का, सबसे मजबूत है जापान और सिंगापुर का। भारत की रैंक है 90। भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण 4 अभ्यास हुआ? तो वो हुआ नेपाल के बीच में। राउरकेला में बन रहे भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग डिटेल्स के साथ जरूर आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाकघर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व डाकघर दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को दोस्तों वर्ल्ड पोस्ट का इतिहास क्या रहा है, इसके क्या क्या पुराने ज़माने में क्या क्या फ़ायदे रहे थे, कैसे इसकी भूमिका रही थी, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है इनोवेट टू रिकवर। क्या है? इनोवेट टू रिकवर। अच्छा, इसको मनाए जाने की शुरुआत 1969 में हुई। 1969 में दोस्तों यूपीयू यानी कि होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, तो उसका एक कांग्रेस हुआ था, उसकी एक प्रकार से कह सकते हैं समिट हुई थी टोक्यो में, जापान में। तो वहीं पर यह घोषणा हुई कि अब से एक दिन डिसाइड होगा जो कि वर्ल्ड पोस्ट डे के नाम से मनाया जाएगा। अब ये दिन 9 अक्टूबर को क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों 9 अक्टूबर के ही टाइम 1874 में 1874 में सबसे पहले यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जिसकी ये समिट हुई थी उसकी स्थापना हुई थी 1874 में। ठीक है, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? ये स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में इसकी स्थापना हुई थी, जहाँ पर इसका अभी हेडक्वार्टर है वर्तमान में। इसके महानिदेशक कौन है? मसाहिको मोटोकी। कौन? मसाहिको मोटोकी। क्लियर? अच्छा, अभी 1 जुलाई को मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, वो नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे था। ये वर्ल्ड पोस्ट डे है। तो दोनों दिवस अलग अलग है। दोनों दिवस अगर पूछा जाए तो दोनों दिन आपको अलग अलग बताना है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस पूछा जाए तो आप 1 जुलाई बताएंगे, और अगर विश्व डाक दिवस या फिर वर्ल्ड पोस्ट डे पूछा जाए तो आप बताएंगे 9 अक्टूबर। अच्छा, भारत में डाक सेवा की शुरुआत दोस्तों 1854 में हुई। लॉर्ड डलहौजी का ही शासनकाल था। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल पर दोस्तों 1853 में 1853 में क्या चलाई गई थी? 16 अप्रैल को भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो डलहौजी तो आपको याद ही होना चाहिए। चलिए, अब दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनका रिवीजन आज हम नहीं कराएंगे क्योंकि रोज रोज रिवीजन नहीं कराएंगे, जिससे वीडियो शॉर्ट हो सके, कुछ और भी जानकारी आपको दी जा सके। लेकिन हाँ, ये पीपीटी जो आपको दी जाती है, ये पीडीएफ जो आपको दी जाती है, इसमें रोजाना मैं दिवस ऐड करवाया करूंगा, जिससे आप लोग रोजाना इसको रिवीजन कर सको। ठीक है, इसका रिवीजन कर सको। तो आप लोग को क्या करना है, एमजेटी ऐप पर जाना है और एमजेटी ऐप से डेली के डेली ये डिटेल्स वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। एमजेटी ऐप आप लोग इंस्टॉल करके रखो, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2023 में कौन सा देश पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों अफ्रीकी पैरालंपिक की खेल की मेजबानी करेगा घाना 2023 में। अब आप सोचोगे ये अफ्रीकी पैरालंपिक क्या है? पैरालंपिक तो आपने सुना था, जैसे आप सुनते हो ना एशियन गेम्स। एशियन गेम में क्या होता है कि एशियन कॉन्टिनेंट के जो देश होते हैं, जो कंट्रीज होती हैं, उनके बीच में होता है कंपटीशन। तो उनके बीच में जो खेल होता है वो होता है एशियन गेम्स। ऐसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो पैरालंपिक होगा, यानी पैरा एथलीट के लिए जो ओलंपिक होगा, अफ्रीकी पैरालंपिक के नाम से जाना जाएगा। और इस बार घाना पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। समझ में आई बात? यानी जो पैरालंपिक होता है वर्ल्ड वाला, जिसमें दुनिया भर की टीमें भाग लेती हैं, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अफ्रीकी पैरालंपिक की बात हो रही है। तो यहाँ पर कोई अफ्रीकी कंट्री ही होगी जो इसको होस्ट करेगी। तो घाना जो है ये इसकी मेजबानी करेगा। 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री घाना यही मेजबानी करेगा। इस बार का इसका 13वां संस्करण होगा। ठीक है, अभी घाना के बारे में आपको वर्ल्ड मैप में दिखाऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ पैरालंपिक के बारे में।
अभी टोक्यो पैरालंपिक हुआ। टोक्यो पैरालंपिक दोस्तों 16वां संस्करण था। कौन सा एडिशन था? 16वां संस्करण था। भारत के टोटल आए 19 मेडल। 19 मेडल्स में दोस्तों भारत को मिले थे 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल। तो 19 मेडल इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा भारत का। इसके अलावा दोस्तों भारत की ओवरऑल जो रैंक रही वो रही 24वीं रैंक थी पैरालंपिक्स में, और 48वीं रैंक थी कहाँ पर? ओलंपिक में भारत की। ओलंपिक में तो 7 मेडल आए थे। फिलहाल यहाँ पर पैरालंपिक की बात कर रहे हैं। इसके मस्कट के बारे में अभी मैंने आपको कल बताया था, सोमाइटी होता है इसका मस्कट। जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था इस बार सोमाइटी था। अगला पैरालंपिक होगा पेरिस में, इसके बाद कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में, फिर होगा ब्रिस्बेन में। यानी जहाँ जहाँ ओलंपिक होगा वहीं वहीं पैरालंपिक भी होगा। ओलंपिक के जस्ट बाद वहीं पर पैरालंपिक का आयोजन किया जाता है। पैरालंपिक पैरा एथलीट्स के लिए आयोजित किए जाते हैं। क्लियर बिल्कुल। अब घाना आया है तो वर्ल्ड मैप में चलिए दिखाता हूँ घाना है कहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो ये अफ्रीका महाद्वीप तो आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर देखिए एक देश है घाना, ठीक है। अभी आपको याद हो, अभी कल मैंने आपको गिनी के बारे में दिखाया था, गिनी पहुँचाया था मैंने, और आज आप घाना पहुँचे हो, ठीक है। गिनी और घाना देखिए, गिनी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कल, आज घाना देखिए यहाँ पर है, ठीक है। ये जो कंट्री है ये है घाना। यहाँ की कैपिटल क्या होती है? यहाँ की कैपिटल होती है अक्करा। क्या? अक्करा होती है यहाँ की कैपिटल। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है नाना अकुफो अड्डो। कौन है? नाना अकुफो अड्डो। और यहाँ की करेंसी होती है सेडी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टीकुरम आम को जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में केरल के एड्यूर मिर्च और कुट्टीकुट्टूर आम को जीआई टैग दिया गया है। देखिए दोस्तों, अब आप देख रहे हो कि आजकल जीआई टैग बहुत सारे राज्यों को मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ही क्यों अचानक से इतने आ रहे हैं? कारण ये है कि सभी जो जहाँ जहाँ के लोग होते हैं ये एप्लीकेशन डालते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट को, हमारे एरिया के इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलना चाहिए। तो सरकार द्वारा एक टाइम होता है, एक इसके लिए जब समिट कमेटी बैठाई जाती है तो डिसाइड होता है, और उसी टाइम पर धीरे धीरे एक एक दिन जो भी होता है, जहाँ जहाँ पर सर्वेक्षण वगैरह करती हैं टीमें, तो उसी के अनुसार वहाँ पर जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। जिसको सरकार जो है डिसाइड करती है कि हाँ इसको जीआई टैग दे देना चाहिए। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं इस महीने में लगातार जीआई टैग से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार प्रोडक्ट को जीआई टैग दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी केरल के एड्यूर मिर्च और कुट्टीकट्टर आम को जीआई टैग दिया गया है। ये केरल का उत्पाद है, मिर्च और आम, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका रिवीजन कराया जाएगा। तो देखिए एड्यूर मिर्च की क्या खासियत है? ये केरल में दोस्तों त्रिकोणीय आकार का और चिकनी सतह वाला एक मिर्च होता है। खासतौर से ये केरल के मलप्पुरम जिले में उगाया जाता है, बहुत ही अधिक मात्रा में, ठीक है। कुट्टीकट्टूर आम के बारे में बात करें तो ये वहाँ का, उस एरिया का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस ये आम होता है, मैंगो होता है। और ये केरल के कुन्नूर जिले के कुट्टीकट्टूर के आसपास की पंचायतों में उगाया जाता है। इसी वजह से इसका नाम भी कुट्टीकट्टूर आम है, ठीक है। ये उसी वजह से फेमस है। जीआई टैग दिया क्यों जाता है? बहुत बार मैंने आपको बताया है, जब कोई प्रोडक्ट इतना पहचान अपना बना लेता है कि उस प्रोडक्ट की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया पहचाना जाने लगता है, तो उस प्रोडक्ट की और ज़्यादा ब्रांडिंग करने के लिए, उसको ग्लोबलाइज करने के लिए, उसकी मार्केटिंग और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ उसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है उसके नाम से, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट इतना फेमस है तो ब्लैक मार्केटिंग भी होने लगती है। तो इस वजह से उन सबको भी रोकने के लिए, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह को एक स्टैंडर्ड करने के लिए, कि फिक्स करने के लिए, प्राइस वगैरह भी फिक्स हो जाए जिससे, तो इन सब कामों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके लिए एक्ट आया था 1999 में। एक्ट क्या? इसके लिए बिल लाया गया था 1999 में। 2003 में ये जाकर के बिल एक्ट बना था, और 2004 में दार्जिलिंग की चाय बनी ऐसी पहली प्रोडक्ट जिसको दिया गया जीआई टैग। हाल फिलहाल में किसको किसको जीआई टैग मिला है, इसको हम लोग यहाँ से रिविजन कर लेते हैं। तो अभी हाल में नागालैंड के नागा कुकुम्बर को, जिसे हम लोग नागा खीरा कहते हैं, उसको दिया गया। राजस्थान की सोजत मेहंदी को और असम की जुडिमा शराब को, इन दोनों को एक साथ दिया गया। मणिपुर की सिरारा खोंग मिर्च और तामेलौंग संतरा को दिया गया जीआई टैग। गोवा के कोला मिर्च को दिया गया जीआई टैग। महाराष्ट्र में पालघर के चीकू को, वाडा कोलम चावल को और रायगढ़ का सफेद प्याज, ये सभी महाराष्ट्र के हैं, इनको दिया गया जीआई टैग। केरल के एड्यूर मिर्च और कुट्टीकट्टूर आम को दिया गया जीआई टैग।
क्लियर है। जीआई टैग पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपको दूंगा इस बार भी, अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, हो सकता है कुछ और जीआई टैग मिल जाए कुछ दिनों में, ठीक है। इस पर इसके बाद वीडियो दे दूंगा आपको, जिससे पूरे साल भर के जीआई टैग होंगे एक ही वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में अलीसा गढ़िया को, किसे? अलीसा गढ़िया, ये जो छोटी सी लड़की दिख रही है अलीसा गढ़िया, इसको दोस्तों यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अलीसा गढ़िया जो है ये भारतीय मूल की है, हालांकि एक ब्रिटिश लड़की है। ये फेमस क्यों है, इनको ये अवार्ड क्यों मिला है? इनको अवार्ड मिला है इनके जलवायु को लेकर के, जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो अवेयरनेस है, जो अवेयरनेस ये फैलाया करती हैं क्लाइमेट चेंजेस को लेकर के, इनके इन सब कामों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। एक्चुअली में ये एक जलवायु कार्यकर्ता है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, और कूल अर्थ की मिनी एम्बेसडर भी हैं। तो जैसे कि आपने ग्रेटा थुनबर्ग का नाम सुना है ना, ग्रेटा थुनबर्ग भी बचपन से ही, उसी टाइम से ही, काफ़ी पहले से ही फेमस हो गई थी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट वो भी थी, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी हैं, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता हैं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के या फिर वनों की जो कटाई होती है उनकी रोकथाम को लेकर के, इन सब के लिए ये तरह तरह के अभियान वगैरह चलाया करती हैं, और बोरिस जॉनसन ने इन्हें पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि एएसआई यानी एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में एएसआई के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जी सतीश रेड्डी जी को। जी सतीश रेड्डी जी दोस्तों ये डीआरडीओ के वर्तमान में हैं अध्यक्ष, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में ये अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं। तो इनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है एएसआई के द्वारा। कहाँ पर? इनको यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में सम्मानित किया गया है। अच्छा, डीआरडीओ के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। जब नासा की स्थापना हुई थी अमेरिका में, तभी यहाँ पर इंडिया में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में ही, ठीक है। दोनों आप याद रखते हो स्थापना वर्ष। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाते हैं हम लोग। हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में, और अध्यक्ष तो आपको बताया मैंने जी सतीश रेड्डी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के लिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जारी की? तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने जारी की है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 फॉर इंडिया। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इंडिया के लिए जारी की गई। तरह तरह की कैटेगरीज के बारे में इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जैसे कि इसने बताया है कि महिला शिक्षकों का जो हाईएस्ट रेशियो है वो कहाँ कहाँ पर है। तो उसमें दोस्तों चंडीगढ़ है टॉप पर, सेकंड पर है दिल्ली, थर्ड पर है केरल, फोर्थ पर है पंजाब और फिफ्थ पर है तमिलनाडु, महिला शिक्षकों की हाईएस्ट रेशियो की लिस्ट में, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले तो आगे बढ़ूं और इससे पहले जान लीजिए इसका नाम क्या था इस रिपोर्ट का। रिपोर्ट का नाम था नो टीचर नो क्लास। क्या? नो टीचर नो क्लास, ये रिपोर्ट का नाम था, और 5 अक्टूबर के अवसर पर अभी ये दिया गया है, ठीक है। 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे, तो उसी के अवसर पर ये रिपोर्ट लॉन्च की है। इस बार इसका 3रा संस्करण था। क्लियर? अब देखिए इसमें बताया क्या यूनेस्को ने बताया कि महिला शिक्षकों का हाईएस्ट रेशियो किसका किसका रहा, किन किन स्टेट का या किन किन यूनियन टेरिटरीज का ज़्यादा रहा। ऐसे ही कई और कैटेगरीज के बारे में भी इसने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग महिला शिक्षकों का रेशियो जो है इसको बताते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो महिला शिक्षकों का निम्न अनुपात जो है यानी लोएस्ट रेशियो है, उसमें त्रिपुरा है सबसे लो, फिर सेकेंड लोएस्ट पर है असम, फिर राजस्थान, झारखंड और बिहार है, ठीक है। तो टॉप 5 लोएस्ट जान लिए हम लोग, टॉप 5 हाईएस्ट जान लिए हम लोग। पूरे भारत में दोस्तों इंटरनेट की पहुंच जो है स्कूलों में वो है 19%। अभी इंडिया बहुत पीछे है इंटरनेट के मामले में अपने स्कूलों में, ठीक है। यूनेस्को के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म आपको बताया ही गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, महासचिव हैं आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, वो भी आज यानी 11 अक्टूबर को। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये क्या होगा? इंडियन स्पेस एसोसिएशन एक प्रकार का एक ऐसा एसोसिएशन होगा जिसमें दोस्तों जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी स्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं,
इन सब को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। अब स्पेस सेक्टर में दोस्तों इंडिया जो है तेजी से अपनी ग्रोथ देख रहा है। ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन के स्थापना हो जाने की वजह से ये एक ऐसा संघ होगा जो इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करेगा। इंडस्ट्रीज जो होंगी वो स्पेस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स वगैरह भी तेजी से बनाएंगी, ठीक है। इसके लिए कुछ और भी स्टार्टअप्स आएंगे, ठीक है, उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कुल मिला जुला करके स्पेस सेक्टर में इंडिया को और ज़्यादा ग्रोथ दिलाने के लिए ये स्थापित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इसका शुभारंभ करेंगे 11 अक्टूबर 2021 को। ओके, अच्छा, हिंदी का दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो कोर्स आया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे लिया हुआ है, आप इसे ले सकते हैं 149 में अभी आप इसे ले सकते हैं, यानी 50% डिस्काउंट चल रहा है अभी यूपीएसआई के एग्जाम को देखते हुए, तो आप इसे ले सकते हो। यूपीएसआई का एग्जाम भी अब टलते हुए नजर आ रहा है, तो ऐसे में आपके पास टाइम भी मिल जाता है। तो अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है, वीक है, तो हिंदी में जीरो से हीरो बनने के लिए आपको ये वीडियो कोर्स ज़रूर देखना चाहिए। हर एक वीडियो का डिटेल्स के साथ नोट्स दिया जाता है, यानी आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा हर एक वीडियो में समझाई जाती है, वीडियो के माध्यम से हर एक चैप्टर्स को समझाया गया है। इसके अलावा हर एक चैप्टर्स का मॉक टेस्ट भी दिया गया है आपके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। हिंदी का वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, तो आप व्हाट्सएप करके क्लियर कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सुचेता सतीश ने 120 भाषाओं में गाना गा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। सुचेता सतीश, ये जो दिख रही हैं, महज 16 वर्ष की इनकी उम्र है। 16 वर्षों में ही इन्होंने इंडिया को प्राउड फील कराया है। 120 लैंग्वेज में गाना गा करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने सेट किया है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब इन्होंने गाना गाए थे, यानी कि 19 अगस्त 2021 को, ठीक है, अगस्त में ही मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था और उस टाइम इन्होंने गाना गाया था। तो हालांकि रिकॉर्ड वगैरह मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर वो रिकॉर्ड जाकर के अब इनको मिला है 7 अक्टूबर को, ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो इन्होंने भारतीय दूतावास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था दुबई में, तो वहीं पर परफॉर्मेंस दी थी अपनी और अब जाकर के इनको सर्टिफिकेट मिल गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का 120 भाषाओं में गाना गाने का। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना आपको। अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने वयोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया है VS नटराजन जी को। VS नटराजन, ये दोस्तों इनको हम लोग डॉक्टर VS नटराजन कहें तो ज़्यादा सही होगा। ये बाल चिकित्सक हैं, बाल रोग चिकित्सक हैं, यानी चाइल्ड डिसीज़ की ये डॉक्टर हैं। तो इनको सम्मानित किया गया है और विश्व बुजुर्ग दिवस पर सम्मानित किया गया है, जो कि मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष दोस्तों विश्व बुजुर्ग दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है? उन्हें दिया जाता है जो बुजुर्ग बिरादरी में होते हुए भी अपनी उल्लेखनीय सेवा कर रहे हैं और इसकी वजह से एक अलग ही पहचान उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, मैं अब सोच रहा हूँ दोस्तों कि ये जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल कॉम्पैक्ट करूँ, आपके लिए बिल्कुल टू द पॉइंट बना करके ये एक्सप्लेनेशन लिखूँ, ठीक है, जिससे आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाए, वो भी कम से कम लाइनों में। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर का निधन हो गया। ये किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दोस्तों पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों के जनक थे, अब्दुल कादिर खां। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये देखिए इमेज, अब्दुल कादिर खां, इन्होंने ही पाकिस्तान को परमाणु सक्षम बनाया। पाकिस्तान दोस्तों पहली इस्लामिक कंट्री बनी परमाणु कैपेबल, न्यूक्लियर कैपेबल, ये न्यूक्लियर बम कैपेबल पहली इस्लामिक कंट्री बनी थी, इन्हीं की वजह से बनी थी। इनको बहुत ज़्यादा सम्मान से वहाँ पर देखा जाता था। हालांकि आगे चल करके इन पर काफ़ी आरोप भी लगे। आरोप किस बात के लगे? इन पर दोस्तों आरोप लगे कि इन्होंने ईरान को, लीबिया को और उत्तर कोरिया को, इन देशों को अवैध रूप से अपनी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको शेयर की है, ठीक है, बिना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी जानकारी के, अवैध तरीके से। तो इस वजह से इनको नज़रबंद भी कर दिया गया था बाद में। लेकिन फिलहाल जो भी हो, ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं,
ठीक है। हालांकि भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान जो है परमाणु सक्षम हो, लेकिन कोई बात नहीं, कंपटीशन अगर तगड़ा हो तो सफलता का मजा भी बहुत ज्यादा आता है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर करो फटाफट से कम 5 से 10 लोगों के पास वीडियो को शेयर करो। काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा शेयर जरूर कर दिया करो। इसके अलावा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वगैरह सब कुछ मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, वहीं पर जाकर के आप लोग इसकी क्विज भी सॉल्व कर लेना। वीडियो देखने के बाद आप जाकर के क्विज सॉल्व कर सकते हो। मंथली, डेली, वीकली वगैरह सबकी क्विज प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 के आप जवाब देते जाओ। भारत का सबसे अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? हाल ही में पंकज त्रिपाठी किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में किस इकलौते भारतीय ने अभी तक गोल्ड जीता हुआ है? कमेंट कीजिए, सभी के आंसर बताइए आप। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगले दिन की करंट अफेयर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।